प्यारे बच्चों नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय के 30 महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यह हमारा 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भाग नंबर 9 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न देखिए, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? बताइए, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो इस पहले प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो इसको याद रखिए, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन बी एकदम सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा है, एक हार्स पावर अर्थात 1 HP या इसको कहेंगे एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? एक अश्व शक्ति या एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया है एक अश्व शक्ति या एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? बताइए, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है, जो धातुओं की प्रकृति होती है यह विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4। ग्रेफाइट होता है, बताइए, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक और सुचालक दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, ग्रेफाइट जो होगा यह प्यारे बच्चों विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? तो विद्युत का कुचालक होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 में पूछा है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बताइए, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है, अष्टक सिद्धांत जो दिया गया है यह न्यूलैंड के द्वारा दिया गया है। तो पांचवा प्रश्न ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? बताइए, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कोई नहीं? तो ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है, प्यारे बच्चों ऊर्जा का SI मात्रक आपको याद रखना है, ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट तार होता है यह किसका बना होता है? बताइए, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का, तांबे का, लोहे का या फिर टंगस्टन का? तो प्यारे बच्चों, जो फिलामेंट तार होता है विद्युत बल्ब में यह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में हमें दिया है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? बताइए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो याद रखना है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो लेंस होता है यह अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो लेंस होता है यह अवतल लेंस होता है। ऑप्शन बी के साथ इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न संख्या 9 दिया है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र बताना है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, फास्फोरस का सामान्य ताप पर जो अणुसूत्र होता है वो P4 होता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर।
प्रश्न संख्या 10 काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है प्रश्न को। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? बताइए, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है कि जो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है यह विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। बी विकल्प यहाँ पर सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, प्रश्न संख्या 11 है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बताइए, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 2, 4, 6 या फिर 8? तो कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन की संयोजकता होती है वो आपको याद रखना है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन बी 4 हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? बताइए, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या फिर उत्तेजनशीलता? तो इनमें से कौन सा जवाब राइट आंसर रहेगा? तो वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो प्यारे बच्चों, यह प्रक्रम श्वसन है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन ए श्वसन सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 13, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? बताइए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो यहाँ पर पहला विकल्प है दर्पण, बी है लेंस, सी है प्रिज्म और डी है कांच की झिल्ली। तो इनमें से बताइए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव है। किससे संभव है? प्रिज्म से संभव है। ऑप्शन सी प्रिज्म हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, प्रश्न में पूछा है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? पहला विकल्प है प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से प्रकाश का कौन सी ऐसी घटना है, परिघटना है जिसके द्वारा इंद्रधनुष बनता है? तो इंद्रधनुष का बनना यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न में पूछा है किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? बताइए, कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं? तो पहला विकल्प है हाइड्रा, बी है अमीबा, सी है मेंढक और डी दे रखा है तिलचट्टा। तो इनमें से किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? बताइए, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों से बना होता है? तो याद रखिए, पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों का बना होता है। ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 पूछा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? पहला विकल्प है दूरी की इकाई है, समय की है, प्रकाश की है या फिर धारा की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो याद रखिए, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब रहने वाला है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, प्रश्न संख्या 18 है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर, न्यूटन के प्रथम नियम पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है
रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। एक प्रश्न इसमें और पूछा जा सकता है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है इसको एक और नाम क्या है? तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। या आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे कहा जाता है, और आपको ऑप्शन में तीसरा नियम भी दिया जा सकता है। राइट, चलिए अगला प्रश्न इसी से संबंधित क्या हो सकता है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। न्यूटन के प्रथम नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। और न्यूटन का जो दूसरा नियम है यह क्या कहलाता है? तो यह आपको याद रखना है, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। दूसरा नियम जो है प्यारे बच्चों यह संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। ये सारी डिटेल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न क्रमांक 19 है, बल किसका गुणनफल है? बताइए, बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, बी है द्रव्यमान और त्वरण का, सी है भार और वेग का, और डी है भार और त्वरण का। तो हम जानते हैं कि एफ बराबर जो होता है यह एम ए के होता है, अर्थात जो बल है यह किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो यह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इस प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन बी जो रहेगा सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? बताइए, ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो याद रखिए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का सूचक है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का सूचक होता है? तो प्यारे बच्चों, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह आंधी की संभावना का सूचक होता है। ऑप्शन सी प्रश्न क्रमांक 21 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न में पूछा है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? बताइए, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पहला विकल्प है श्यानता, बी है पृष्ठ तनाव, सी है गुरुत्व, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा की बूंद का आकार जो गोलाकार होता है उसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण से जो वर्षा की बूंद होती है प्यारे बच्चों, इसके कारण से ही उसका आकार गोलाकार होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में हमसे पूछा है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? बताइए, ताप का एसआई मात्रक बताना है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक आपको याद रखना है क्या है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में दिया है, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? बताइए, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? पहला विकल्प है गतिज ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है ऊष्मा ऊर्जा, और डी है रासायनिक ऊर्जा। तो घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित या संचित रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा संचित रहती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी के साथ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा जाए तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ई के बराबर 1/2 हाफ mv²। यह गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। अगर आपसे एग्जाम में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछा जाए तो यह mgh होता है।
ये दोनों सूत्र भी आपको याद रखना है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा है न्यूनतम संभव ताप कितना है? न्यूनतम संभव ताप कितना है? पहला विकल्प है -273 डिग्री, बी है 0 डिग्री, सी है -300 डिग्री और डी है 1 डिग्री। तो बताइए इसमें सही उत्तर क्या रहेगा? तो न्यूनतम संभव ताप जो है प्यारे बच्चों यह -273 डिग्री जो है, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 में पूछा है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? तो याद रखना है न्यूनतम दूरी जो है यह 17 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 27। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बताइए प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? हीरे में होता है, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में? तो याद रखिए प्रकाश का वेग अधिकतम जो होता है प्यारे बच्चों यह निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न में पूछा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? बताइए विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का, लोहे का, तांबे का या फिर एल्यूमिनियम का? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु का उपयोग होता है वो धातु कौन सी है? तो वह धातु आपको याद रखना है यूरेनियम है। यूरेनियम धातु का जो उपयोग है प्यारे बच्चों इसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना यह किसका उदाहरण है? बताइए लोहे पर जंग लगना यह किसका उदाहरण है? पहला विकल्प है ऑक्सीकरण का है, अवकरण का है, बहुलीकरण का है या जस्तीकरण का उदाहरण है? तो याद रखिए लोहे पर जंग लगना यह किसका उदाहरण रहेगा? यह ऑक्सीकरण का उदाहरण रहेगा। विकल्प ए जो रहेगा ऑक्सीकरण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 30। प्रश्न क्रमांक 30 में पूछा है कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है या कौन कहलाता है? तो याद रखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो अंतिम प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर होगा लाइसोसोम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने टोटल 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके। और यदि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से और वीडियो अच्छे से पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है ताकि नए वीडियो आपको मिल सके और आप क्लास 10th साइंस में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।